तो हमारे पास अब अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें आप देख सकते हैं कुल मिला के 4 टॉपिक्स है। 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आपने 1D में भी देखा, अब यहाँ 2D में भी देख रहे हो आप, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसमें एक खास बात ध्यान में रखो, ये पार्ट हम लोग इस चैप्टर के साथ नहीं लेंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन टुकड़ों में बटा हुआ है, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, और टुकड़ों में स्टडी करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां से ये पार्ट उठा लूंगा मैं, और फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर के बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। लॉज ऑफ मोशन में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आएगा, है ना, और एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जोड़कर हम इसके बाद एक लेंगे चैप्टर कंप्लीटली एज सर्कुलर मोशन। एक डिफरेंट चैप्टर लेंगे सर्कुलर मोशन के नाम से। तो इसके साथ तो नहीं लूंगा मैं, हाँ, मगर कुछ बातें ध्यान में रखो। अभी शुरू शुरू में जो टेस्ट हो रहे हैं आपके, जब मैं बोलूंगा कि मोशन ना प्लेन पे टेस्ट है, तो ये वाला टॉपिक उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। बट वंस सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जब मैं मोशन ना प्लेन बोलूंगा तो ये वाले टॉपिक्स आ सकते हैं। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के हमें 3 टॉपिक्स देना है, 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। चलिए बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। टू डायमेंशनल लीनियर मोशन। देखो, आपको अगर हम आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हम एक्सिस के हिसाब से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरा मोशन देखोगे, मैं अभी चल रहा हूं, तो यहां सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू लगातार कैसी है, कांस्टेंट है, जेड एक्सिस की वैल्यू लगातार कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये जो मोशन है ये कैसा है बेटा, एक सिंगल एक्सिस पे हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस की वैल्यू बदल रही है, इसीलिए इस किस्म के मोशन को कहा जाता है 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। और अगर सपोज करो मैं ऐसा चल रहा हूं, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्रॉस, तो जब मैं ये चल रहा हूं तो मेरे जेड एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है और एक्स एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये मोशन सीधा तो था, लीनियर तो था, मगर ये मोशन करते वक्त 2 एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही थी, कोई भी 2 एक्सिस। अभी फिलहाल कौन सी, एक्स और जेड। जैसे कि अगर मैंने यहां से कोई लाइन खींच लिया, जैसे मान लो ये लाइन मैंने खींच रहा, अभी जब मैं ये लाइन खींच रहा हूं तो ये मेरे जो पेन है, जो मेरा हाथ में मार्कर है, इसका मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन है। मगर जब ये लाइन खींच रहा हूं, देखो आपके वाई एक्सिस की वैल्यू बदल रही है बार बार, और आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है, मगर इससे 2 एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, इसी कारण से इसका नाम दिया जाएगा 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन। अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है इसमें, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में, मतलब काइनेमेटिक्स का जो पहला पार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम ऑलरेडी उसमें कुछ बातें देख चुके हैं, दोबारा वही बात देखना है, बस इस बार हमको 2 डायमेंशन के लिए देखना पड़ेगा। मतलब समझा नहीं, बोले कैसा, चलो देखते हैं बेटा। आप इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहां से एक पार्टिकल की पोजीशन बताता हूं मैं। ये पार्टिकल फिलहाल पॉइंट P1 पे है, कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, सिर्फ 2 एक्सिस के लो, x और y के। इसी तरह से ये बेटा, और ये रहा आपका P2, कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा क्या है, वेक्टर R2। तो सबसे पहले मैं सीखूंगा कि 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर कैसा लिखा जाता है। तो सबसे पहला फोकस मेरा है पोजीशन वेक्टर पे। तो पोजीशन वेक्टर कैसा लिखा जाएगा,
जब पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे यानी P1 पॉइंट पे है तो उसका पोजीशन इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर R1 इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और जब पॉइंट P2 पे आ जाएगा पार्टिकल हमारा तो उसका पोजीशन कैसे लिखा जाएगा बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बताना ये चाह रहे हैं हम कि पार्टिकल P1 x एक्सिस पे x1 वाली वैल्यू पे है और y एक्सिस पे y1 वाली पोजीशन पे। पार्टिकल P2 जब पार्टिकल पॉइंट P2 पे चला जाता है तो उसका पोजीशन ये हो जाता है ना, ये हम लोग ने बताया पोजीशन वेक्टर। और अगर मुझसे कहा जाए कि जरा बताना तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल यहां है फिलहाल मगर थोड़ी देर के बाद वो यहां से चल के यहां आ जाता है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे बेटा सही है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जिसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा, डेल्टा वेक्टर R। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये जो डेल्टा वेक्टर R है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा लिखा जाएगा, आप क्या करेंगे R2 के कोऑर्डिनेट्स को R1 के कोऑर्डिनेट से माइनस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x2 में से x1 को माइनस करो, x2 माइनस x1 i कैप, j कैप का क्या कोएफिशिएंट है y2, यहां y1, तो y2 माइनस y1 j कैप। आया समझ में, ओके। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, ये क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन अलोंग x एक्सिस, चेंज इन पोजीशन अलोंग x एक्सिस। ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन अलोंग y एक्सिस। तो भाई देयरफॉर डेल्टा वेक्टर R को आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y इंटू जे कैप। आई बात समझ में, ओके। अब ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगा, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया भैया आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल मोशन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए, तो बोले वो कैसे निकाला जाएगा, वो भी बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैंने डेल्टा वेक्टर R की वैल्यू डाल दिया तो डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, डेल्टा टी को सेपरेट, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, मगर ये चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम कौन से एक्सिस पर है बेटा, ये आज क्या हो गया, रात भर पढ़ते बैठे थे, हाँ। अब ये बताओ, चेंज इन पोजीशन अलोंग चेंज इन टाइम अलोंग वाई एक्सिस, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। आया समझ में आपको। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए, अच्छा ठीक है ना, तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मिल गया, तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मिल गया है ना, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूले से आप उसका क्या करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में आपको, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ओके, ये कैसे कैलकुलेट होगा भैया? अरे भाई सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव लेना है। मतलब इसमें क्या रहेगा बेटा कि जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके चलो माना। तो मगर वेक्टर आर तो क्या होता है? एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। मतलब आपको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई इस तरह से आप इसको लेंगे, dx अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। अच्छा फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ा तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब बेटा समझने की कोशिश करो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं एक्चुअली। अगर मान लो मेरे पास एक इस तरह की इक्वेशन आ गई, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। ओके, अब मुझे आप पहले अच्छे से समझो ये इक्वेशन काहे की है। इक्वेशन काहे की है? हाँ सही बोल रहे, बोलो। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर क्या है? अबे देखना यहां लिखा हुआ है ना, इतनी बैल बुद्धि कैसे हो सकते तुम लोग। पोजीशन वेक्टर अभी बताया तुम्हारे सामने, वेक्टर R1 वेक्टर R2 करके लिखा, वेक्टर आर करके बोला मैंने। और फिर मैं पूछ रहा ये क्या है, तुम बोल रहे हाँ झामे जैसे करो तुम रिएक्शन। वेक्टर आर क्या है? बोल से बोलो। वेक्टर आर क्या है? 3t स्क्वायर क्या है? पोजीशन एट एक्स एक्सिस। 2t क्या है? एट वाई एक्सिस। अब अगर मैंने कहा कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक तो क्या करो, आप इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो एक साथ, तो ये हो जाएगा 60 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब मान लो मुझे वेलोसिटी पूछी गई थी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मुझसे वेलोसिटी पूछी गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 6 आई कैप, यहां t तो है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते, लिख डालो। अगर मैग्नीट्यूड पूछ डाला तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस वो बात की बात है जो भी वैल्यू होगी, है ना। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो बेटा, मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा सबसे पहले, ये इक्वेशन काहे की है। वेक्टर आर आया तो पोजीशन की होंगी, है ना। वेक्टर वी आया तो वेलोसिटी की होंगी, वेक्टर ए आया तो एक्सेलरेशन की होंगी, वेक्टर आर है पोजीशन की है। तो बोले ये क्या चीज है फिर? आई कैप लिखा हुआ है ना, मतलब पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स की वैल्यू है। अच्छा अच्छा भाई, और ये क्या चीज है? पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई की वैल्यू है। ओके चलो माना। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैं ऐसा इमेजिन करो कि मेरे को वेक्टर्स का नॉलेज ठीक से नहीं है, मैं डायरेक्शन को लेके हमेशा गड़बड़ करता हूं। मेरे को कैलकुलेशन वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन के साथ समझ में नहीं आता, आई कैप जे कैप में बहुत गड़बड़ करता हूं। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू अलग से लिखा, वाई की वैल्यू अलग से लिखा। समझ में आ रहा ना? अब मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा। मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 60, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू t। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 60, ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 2। अब मुझे टाइम निकालना, वेलोसिटी निकालना था एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो vx इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 vy इज इक्वल्स टू 2। आया समझ में? ये क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, मेरे पास वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, तो नेट वेलोसिटी को या एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना रहा तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4।
अब तुम देखो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तरीका क्या है इसमें अलग अलग, मैंने इसको सेपरेट नहीं किया। मेरे पास पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन थी, मैं डायरेक्टली उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। जो भी फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव निकाल के वेलोसिटी निकालने के, सब डायरेक्ट उस इक्वेशन पे अप्लाई किया। या आपको डायरेक्शन से समझ नहीं है प्रॉपर, तो आप क्या कर सकते, सेपरेट करके सॉल्व करो। समझ में आ रहा ना है, सेपरेट करके सॉल्व करो। एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग से लिखो, उसको अलग से सॉल्व करो। वाई एक्सिस की वैल्यू अलग से लिखो, उसको अलग से सॉल्व करो। और आखिर एट द वेरी लास्ट उसको क्या करो, आप एक साथ मर्ज कर डालो। आई बात समझ में। अब ये तरीके से यहां पर किया गया था, मैंने बता रहा था कि एक तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो, या क्या करो एक्स एक्सिस को सेपरेटली सॉल्व करो, वाई एक्सिस को सेपरेटली सॉल्व करो, उसकी अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, एक साथ मर्ज कर डालो। तो ये बातें आपको थोड़ी सी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये लिखना नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका। और अब अगला टारगेट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लेंगे? देखो भाई, हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी है तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो डेल्टा वी कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा होगा, अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा। वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा। और अगर सपोज करो, वो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में हमने पढ़े थे वेक्टर्स चैप्टर में वो। और अगर मान लो v1 v2 की वैल्यू कैसी रही, सेम, जिसको मैं v बोल सकता हूं, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इसको जब मैं आगे जाके डिराइव करता हूं तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, ट्वाइस वी साइन थीटा बाय। आगे जब आप इसको डिराइव करते हो, डेरिवेशन बता देता हूं, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, इसको लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूले में हम कैसे आए, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वी स्क्वायर को रूट के बाहर ले लो, तो क्या रहेगा, वी अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में से टू को कॉमन निकाल लो, क्या बचा, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। समझा ना, वी स्क्वायर पूरा रूट के बाहर ले लिया, यहां टू है यहां टू है, इसको क्या करा मैंने, कॉमन निकाल लिया। आपको याद होगा कॉस ऑफ टू थीटा का एक फॉर्मूला है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री से है साथ में बैठे हुए यहाँ पे, उनको मालूम होगा कि ये फॉर्मूले का मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया था, कि कॉस टू थीटा की जगह अगर कॉस थीटा आ जाए, कौन लोग है जो शुरू से साथ में थे टॉपिक के टाइम, तोबा तोबा, सिर्फ दो लोग, तोबा। हाँ, तो कॉस थीटा का क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कॉस टू थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो जो भी ये एंगल है उसका आधा एंगल यहां रहता है, तो यहां एंगल क्या है अभी फिलहाल, थीटा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, थीटा बाय टू। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहां पे v अंडर रूट ऑफ टू वन माइनस कॉस थीटा के जगह लिख रहा हूं वन माइनस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट का डालता हूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ फोर साइन स्क्वायर
थीटा बाय 2। और जब मैं इसको रूट के बाहर निकालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय 2, जो कि 2v साइन थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है। आया समझ में? तो ये इसका प्रॉपर डेरिवेशन था, बट ठीक है, आप डायरेक्टली भी याद रखो तो इनफ है अभी के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि भाई 2v साइन थीटा बाय, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। हाँ, और अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है भाई, जरा बता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करके दे सकता हूं। कैसा, देखो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे सिंपली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेक्टर v का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू आई कैप, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू जे कैप। अब ये हो जाएगा देयरफॉर, या फिर इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू आई कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू जे कैप। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसा समझ में? अगर इन केस मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख डालो। अब देखो बेटा, इसी तरह से एक लास्ट पार्ट हमको देखना पड़ेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल पहले की तरह मैं कुछ पहले ऐसे फॉर्मूले लिखूंगा जिसमें डायरेक्ट आप डायरेक्शन को सेपरेट किए बिना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारा वेक्टर s इज इक्वल्स टू वेक्टर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सेकेंड वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s। याद रखना, वेक्टर a डॉट वेक्टर s, यहां कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेक्टर s है इट इज नथिंग बट वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, मतलब पूरा फाइनल पोजीशन में आया ना, इनिशियल पोजीशन। और आपका वेक्टर u जो है ux इंटू आई कैप प्लस uy इंटू जे कैप। वेक्टर a जो है vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप, सॉरी ax इंटू आई कैप प्लस ay इंटू जे कैप। और वेक्टर v जो है vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ वेक्टर a इंटू टी का स्क्वायर। अब ये क्या है, इनिशियल पोजीशन माइनस, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल को उधर ले जा सकते हैं आप। तो वेक्टर r2 इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं वेक्टर r1 प्लस वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ वेक्टर a इंटू टी का स्क्वायर, है ना। और अगर दिमाग ज्यादा खराब रहा, अगर दिमाग ज्यादा खराब रहा तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, r ऑफ t2 इज इक्वल्स टू r ऑफ t1 प्लस v ऑफ t1 t2 माइनस t1
प्लस हाफ ऑफ, अब ये एक्सेलरेशन है ना आपका इन द गिवन ड्यूरेशन, तो वेक्टर ए T2 माइनस T1 है ना, इंटू T2 माइनस, नहीं यार ये गलत हो रहा है, चलो सिर्फ वेक्टर ए आएगा, T2 माइनस T1 का स्क्वायर। वो मैंने 1D में बताया था लिखकर ऐसा, बस वही है, ठीक है। और ये तो चलो इसको तो कुछ खास नहीं, ये वाले को ऐसा लिख सकते हैं, तीसरे वाले को v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, या फिर v ऑफ, लिख ही देता, एक काम करा मैं सेकंड वाला भी लिख देता, हाँ सेकंड को ऐसा लिखेंगे, वेक्टर v ऑफ T2 वेक्टर v ऑफ T1 प्लस वेक्टर a T2 माइनस T1। थर्ड वाला लिखा जाएगा v ऑफ T2 का, अच्छा पहले वो लिख देता हूं, हाँ v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर a वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, फिर v ऑफ T2 v ऑफ T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a r ऑफ T2 माइनस r ऑफ T1, है ना। बस ये क्या है, ये बताया गया पोजीशन वेक्टर जब टाइम T2 हो रहा था, पोजीशन वेक्टर जब टाइम T1 हो रहा था, वेलोसिटी जब टाइम T1 हो रहा था, T2 माइनस T1 मतलब कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ मोशन, फिर हाफ ऑफ एक्सेलरेशन और फिर आपका पूरे ड्यूरेशन का टाइम का स्क्वायर। देखो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी को कैसा लिखा मैंने, है ना, वेलोसिटी जब टाइम T2 हो रहा था, वेलोसिटी जब टाइम T1 हो रहा था, एक्सेलरेशन T2 माइनस T1, और ये क्या है बेटा, आपने सबसे पहले इसको ऐसा लिखे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेलोसिटी जब टाइम T2 हो रहा था उसका स्क्वायर, वेलोसिटी जब टाइम T1 हो रहा था उसका स्क्वायर, एक्सेलरेशन पोजीशन जब टाइम T2 था और पोजीशन जब टाइम T1 था। ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट तुमको क्या करेगा, ऑप्शन में ये इक्वेशन लिख कर देगा और बोलेगा भाई इनमें से कौन सी वाली इक्वेशन सही है या कौन सी वाली इक्वेशन गलत है, ये बताओ। जिन लोगों के पास मोशन स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल है और जिन्होंने खोल के देखा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है ना, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो उसमें ये वाला इक्वेशन भी लिखा हुआ है, ये वाला भी लिखा हुआ है, ये वाला भी लिखा हुआ है, ये तीनों इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये तीन इक्वेशन लिखे हुए हैं, और पता चला ये तीनों भी गलत है। क्यों? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है ना। तो ये कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाथी के दांत है दिखाने के, खाने के लिए ही है ना। ये तुमको आएगा तो एज इट इज जो बोर्ड पे लिखा हुआ वैसे कुछ आएगा, है ना ये। अब अगर तुमको इसको भी लेकर झंझट हो रही, अरे सर ये बहुत कुछ का कुछ क्या है, वेक्टर के साथ हम लोग वेक्टर में एब्सेंट थे, लेट नानी के घर पे थे उस वक्त, है ना। तो बोले अब क्या, तो अल्टरनेट मेथड ये था, अल्टरनेट तरीका ये हो सकता है, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, मैं अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से लिखूंगा या हॉरिजॉन्टल मोशन के फॉर्मूले अलग से लिखूंगा, वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले अलग से लिखूंगा। यानी ये सारे के सारे फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग से कैलकुलेट करूंगा मैं। तो देखो वो फॉर्मूला फिर कैसा होगा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax। मगर आपने नोटिस किया होगा u और a को और v को मैं हर जगह सफिक्स में क्या लगा रहा हूं, x बताने के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, और टाइम का कोई डायरेक्शन होता नहीं तो इसीलिए इसको x लगाया नहीं। और इसके लिए
y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी का स्क्वायर, dy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, और तीसरा by का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ay इंटू y। y बोले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। ठीक है, लिख लो। चलो लिखो आप फटाफट।